एक तरफ ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है, जिसे ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं एक बहुत अच्छी शुरुआत। हाँ, ये बयान आया है। और फिर दूसरी ही तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति का आर्माडा, मतलब जंगी जहाजों का पूरा बेड़ा अरब सागर में दहाड़ रहा है और नए प्रतिबंध भी लग रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चल क्या रहा है? एक तरफ दोस्ती का हाथ, दूसरी तरफ दबाव की तलवार। ये एक बहुत ही उलझी हुई स्थिति है। आज हमारे पास हिंदुस्तान टाइम्स और द गार्डियन के कुछ लेख हैं जो शायद इस उलझी हुई तस्वीर को परत दर परत खोलने में हमारी मदद करें। तो चलिए पर्दे के पीछे की इस बाजी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये बातचीत जून 2025 के उस संघर्ष के बाद पहली बार हो रही है जिसमें अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल हो गया था। तो स्थिति बहुत नाजुक है, बेहद नाजुक। एक गलत कदम और ये बातचीत की मेज जंग के मैदान में बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले उस मेज की ही बात करते हैं। ओमान की राजधानी मस्कट। जी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान है कि बातचीत बहुत सकारात्मक माहौल में हुई। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है। हाँ, सतह पर तो यही दिख रहा है। लेकिन इन बंद दरवाजों के पीछे असल में हुआ क्या? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई सीधी बातचीत थी ही नहीं। अच्छा। इसे अप्रत्यक्ष बातचीत कहा जा रहा है। मतलब अमेरिकी और ईरानी अधिकारी एक ही छत पर जरूर थे, पर एक कमरे में नहीं। एक ही कमरे में नहीं थे? नहीं, ओमान के विदेश मंत्री एक बिचौलिए की तरह काम कर रहे थे। वो पहले एक टीम से मिलते, उनका संदेश लेते, फिर दूसरे कमरे में जाकर दूसरी टीम को बताते। अरे ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब जैसे दो पड़ोसी बात तो करना चाहते हैं पर फोन पर किसी दोस्त के जरिए संदेश भिजवा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दोनों देशों के बीच जो भरोसे की कमी है ना, उसे साफ साफ दिखाता है। बिल्कुल। अराक्ची ने खुद इसे अविश्वास की दीवार कहा है, और ये दीवार कोई आज की नहीं है, ये दशकों पुरानी है। तो ओमान में जो हुआ वो इस दीवार को लांघने की नहीं, बल्कि इसमें एक छोटी सी खिड़की बनाने की कोशिश थी। इसीलिए इसे फिलहाल के लिए खत्म भी कह दिया गया है। मतलब ये बस एक शुरुआत है। हाँ, जिसका अगला कदम क्या होगा कोई नहीं जानता। ठीक है, तो अगर वो एक कमरे में बैठने को भी तैयार नहीं है तो वो किस मुद्दे पे बात करने को तैयार है? इस पर तो कोई सहमति होगी। और यहीं पर कहानी में दूसरा बड़ा पेच आता है। अच्छा, इस पर भी कोई सहमति नहीं है। इस पर भी नहीं? नहीं, ईरान का रुख बिल्कुल साफ है। अराक्ची ने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने परमाणु कार्यक्रम पर बात कर रहे हैं। सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर? हाँ, उनका कहना है कि यूरेनियम संवर्धन मतलब एनरिचमेंट से पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि ये उनकी संप्रभुता का मामला है। उनका एक बयान है जो बहुत कुछ कहता है। किसी को भी ये हुक्म देने का अधिकार नहीं है कि हम कैसा व्यवहार करें। मतलब ईरान कह रहा है कि हम सिर्फ एक विषय पर बात करेंगे और वो भी अपनी शर्तों पर। जी। तो फिर अमेरिका क्या चाहता है? जाहिर है वो सिर्फ इस एक मुद्दे से खुश नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अमेरिका और उसके सहयोगी, खासकर इजराइल, वो चाहते हैं कि बातचीत का दायरा बढ़ाया जाए। मतलब और भी मुद्दे शामिल किए जाएं। हाँ, उनकी लिस्ट लंबी है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, लेबनान में हिजबुल्लाह को उसका समर्थन, यमन में हुतियों की मदद। वो ईरान के पूरे क्षेत्रीय प्रभाव पर बात करना चाहते हैं। लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं होगा। नहीं। विशेषज्ञ फवाज गर्गेस का एक विश्लेषण बताता है कि ये ईरान के लिए एक रेड लाइन है। रेड लाइन? इसका क्या मतलब हुआ? गिरगेस के मुताबिक ईरान अपनी मिसाइलों को किसी भी बाहरी हमले के खिलाफ अपनी वो एकमात्र गारंटी मानता है। एक सुरक्षा कवच की तरह। बिल्कुल। उनके पास अमेरिका जैसी वायुसेना नहीं है, नहीं वैसा सैन्य ढांचा है। उनकी मिसाइलें ही उनकी रक्षा कवच हैं। तो उस पे बातचीत करना तो मतलब अपनी सुरक्षा से ही समझौता करना हुआ। और इसके लिए ईरान शायद कभी तैयार नहीं होगा। तो आप देखिए, दोनों पक्ष मेज पर तो हैं, लेकिन उनके एजेंडा में जमीन आसमान का फर्क है। तो एक तरफ ये सतर्क और उलझी भी बातचीत। हाँ। अब जरा खेल के दूसरे पहलू पर आते हैं, जमीन पे जो हो रहा है। जी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बेड़े को आर्माडा कहा है। हाँ। यूएसएस अब्राहम लिंकन उस क्षेत्र में चक्कर लगा रहा है। और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने उस पर जाकर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी किया है। हाँ, इसे गुड कॉप बैड कॉप रणनीति भी कह सकते हैं। हाँ। पर यहाँ तो अमेरिका ही दोनों किरदार निभा रहा है। ये क्लासिक रणनीति है। इसे अक्सर कोअर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं। मतलब जबरदस्ती वाली कूटनीति। हाँ, इसका मकसद होता है कि बातचीत की मेज पर अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। संदेश साफ है, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तों पर। और अगर आप नहीं मानेंगे तो हमारे पास दूसरे विकल्प भी खुले हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव का बयान इसी ओर इशारा करता है।
जब वो कहती हैं कि राष्ट्रपति के पास कूटनीति के अलावा और भी कई विकल्प हैं। ये तो एक सीधी सीधी धमकी है। बिल्कुल, जो कूटनीति के लिफाफे में लपेट कर दी गई है। तो ईरान इस धमकी को कैसे ले रहा है? क्या वो डर रहे हैं? सार्वजनिक तौर पर तो वो बिल्कुल नहीं दिखा रहे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, क्षेत्र में उनकी सैन्य तैनाती हमें डराती नहीं है। लेकिन पर्दे के पीछे जरूर कुछ असर हो रहा होगा। यकीनन, पर यहाँ एक और दिलचस्प बात हुई। क्या? जिस बातचीत को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत अच्छा बताया, उसके ठीक बाद ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर नए टैरिफ लगा दिए गए। क्या? बातचीत के तुरंत बाद? हाँ, और ईरान के तेल निर्यात से जुड़ी संस्थाओं पर भी नए प्रतिबंध लगा दिए गए। ये तो बहुत विरोधाभासी है। ये तो ऐसा हुआ कि आप किसी से शांति की बात करें और फिर उसके घर के बाहर एक तोप खड़ी कर दें। बिल्कुल, और यही चीज उस अविश्वास की दीवार को और ऊंचा करती है। अराक्ची ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां अमेरिका की गंभीरता और वास्तविक बातचीत की तैयारी पर संदेह पैदा करती हैं। सही बात है। ईरान के नजरिए से देखें तो अमेरिका एक ही वक्त में हाथ भी मिलाना चाहता है और गला भी दबाना चाहता है। इससे ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि अमेरिका का असली इरादा क्या है। ठीक है, तो एक तरफ बातचीत का दिखावा है जिसमें एजेंडा तक तय नहीं है, और दूसरी तरफ सैन्य और आर्थिक दबाव की तलवार लटक रही है। हाँ, ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान इस खेल में शामिल ही क्यों है? जरूर कोई बड़ी मजबूरी होगी। आपने सही नस पकड़ी है, मजबूरी। क्या है वो मजबूरी? सूत्रों के मुताबिक इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है अर्थव्यवस्था। प्रतिबंधों का असर? बहुत ज्यादा। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने, जैसा कि एक सूत्र में कहा गया है, ईरानी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। ये सिर्फ सरकारी खजाने पर नहीं, ये आम ईरानी की जिंदगी पर असर है। तो ईरान इन प्रतिबंधों में कुछ राहत चाहता है? हाँ, वो बहुत ज्यादा चाहते हैं। एक रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि ईरान अपनी जमी हुई संपत्ति, मतलब फ्रोजन एसेट्स, तक पहुंच के बदले में कुछ समय के लिए यूरेनियम संवर्धन का स्तर कम करने पर भी सहमत हो सकता है। अच्छा, तो ये एक तरह से लेन देन की पेशकश है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारी अर्थव्यवस्था को सांस लेने की जगह देंगे तो हम भी विश्वास बहाली के कुछ उपाय करने को तैयार हैं। ये दिखाता है कि आर्थिक दबाव अपना असर दिखा रहा है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन क्या सिर्फ पैसे की तंगी ही ईरानी सरकार को बातचीत की मेज पर ला सकती है? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उन्होंने दबाव के आगे झुकने से हमेशा परहेज किया है। बिल्कुल, और यहीं पर दूसरी वजह सामने आती है जो शायद पहली से भी ज्यादा गंभीर है। और वो क्या है? देश के अंदरूनी हालात। ये बातचीत ईरान में हुए राष्ट्रव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हुई एक बड़ी और हिंसक कार्रवाई के ठीक बाद हो रही है। हाँ, उन प्रदर्शनों के बारे में खबरें आई थीं। सूत्रों के मुताबिक ये प्रदर्शन बहुत गंभीर थे। एक रिपोर्ट में तो जिक्र है कि कैसे इंटरनेट बंद करके एक पूरे शहर में कार्रवाई की गई, जिसमें हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। हजारों लोग? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और जब एक सरकार अपने ही लोगों पर इस हद तक बल प्रयोग करती है तो ये दिखाता है कि वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रही है। मतलब सरकार को अपने ही लोगों से एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा। जी, और विशेषज्ञ विश्लेषण ये कहता है कि ईरानी नेतृत्व के लिए अब ये मुद्दा सिर्फ परमाणु कार्यक्रम का नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने का बन गया है। अपनी सत्ता बचाने का। हाँ, ऐसे में बाहरी दुनिया के साथ तनाव कम करना उनकी पहली प्राथमिकता बन जाती है, ताकि वो अपनी पूरी ताकत अंदरूनी मामलों को संभालने में लगा सकें। और शायद इसीलिए वो परमाणु कार्यक्रम पे कड़े और दर्दनाक समझौते करने को तैयार हो सकते हैं, अगर बदले में उन्हें अपनी सत्ता बचाने में मदद मिले। इसी से जुड़ी एक और बात, परमाणु बम के बारे में ईरान का क्या कहना है? अराक्ची ने एक बहुत दिलचस्प बयान दिया है। हाँ, वो बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा, वे हमारे परमाणु बम से डरते हैं, जबकि हम उसे बनाना ही नहीं चाहते। हमारा परमाणु बम तो बड़ी ताकतों को ना कहने की शक्ति है। इस बयान के क्या मायने हैं? ये एक बहुत ही शक्तिशाली और चतुर राजनीतिक बयान है। इसमें कई संदेश छिपे हैं। जैसे? पहला, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये आश्वासन दे रहे हैं कि उनका इरादा परमाणु हथियार बनाने का नहीं है, जिससे तनाव कम हो। हाँ, लेकिन साथ ही वो अपने घरेलू दर्शकों को बता रहे हैं कि वो झुके नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम हथियार के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए है। ना कहने की शक्ति। बिल्कुल, ये परमाणु बम एक भौतिक हथियार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक है। एक ऐसी ताकत जो उन्हें अमेरिका जैसी महाशक्तियों के सामने आंख में आंख डालकर ना कहने का हक देती है। तो अगर इन सब चीजों को एक साथ देखें तो तस्वीर क्या बनती है?
हमारे सामने दो समानांतर रास्ते चल रहे हैं। एक तरफ सतर्क बातचीत, दूसरी तरफ खुला सैन्य और आर्थिक दबाव। हाँ। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंचते हैं। एक तरफ कूटनीतिक सफलता की एक धुंधली सी उम्मीद है। क्या वो संभव है? संभव है, लेकिन सिर्फ तभी अगर अमेरिका अपना दायरा सीमित रखे, अगर वो सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करे और बदले में ईरान को प्रतिबंधों में बड़ी राहत दे, तो शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन अगर अमेरिका अपनी बात पर अड़ा रहा, अगर वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे मुद्दों को शामिल करने पर जोर देता रहा, जिन्हें ईरान अपनी रेड लाइन मानता है, तो विशेषज्ञ विश्लेषण के अनुसार यह बातचीत पूरी तरह विफल हो जाएगी। और अगर बातचीत विफल होती है तो फिर क्या होगा? तब दूसरा रास्ता खुलता है, जो टकराव का है। सैन्य टकराव का। हाँ, अगर कूटनीति का दरवाजा बंद होता है तो सैन्य टकराव का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। शायद आने वाले दिनों या हफ्तों में ही दोनों तरफ जंगी जहाज और मिसाइलें तैयार हैं। तो हम सचमुच एक दौराहे पर खड़े हैं। बिल्कुल। एक छोटी सी गलतफहमी या एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े धमाके में बदल सकती है। सूत्रों में बताया गया है कि दोनों पक्ष सलाह मशवरे के लिए अपनी अपनी राजधानियों में लौटेंगे। जी, अब वो अपनी अपनी सरकारों से बात करेंगे। तो हम वापस उसी पोकर टेबल पर आ गए हैं जहां खेल का अगला राउंड शुरू होने वाला है। मुझे लगता है कि पूरी स्थिति एक ही सवाल पर टिकी हुई है, जो शायद दोनों पक्ष बंद दरवाजों के पीछे खुद से पूछ रहे होंगे कि सामने वाला पक्ष कितना धोखा दे रहा है और युद्ध से बचने के लिए वो असल में कितना झुकने को तैयार है। इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आगे क्या होता है, शांति या तबाही।